एक ऐसे लड़के की कहानी जो गुरुकुल रामकृष्ण मिशन के धोती कुर्ते से बेंगलोर पहुंचा, रिलेशनशिप्स में पड़ा, फेल भी हुआ, स्टार्टअप्स में पड़ा, फेल भी हुआ। आज मैं एक ऐसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो 25 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली है इस साल, और ये उन सारे ब्रांड्स के साथ काम करती है जो मैं खुद एज ए कॉमन मैन शायद अफोर्ड नहीं कर पाता। सबसे साधारण शब्दों में बोलूँ कि मार्मेटो कंपनी करती क्या है? तो अगर आपको अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीज़ें लगेंगी, मार्मेटो उसको प्रोवाइड करता है, उसको डेवलप करता है। हो सकता है ये बात सुनने में या समझने में ऑड सी लगे कि यार मैं इतनी बड़ी कंपनी रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ और मैं ऐसे आया हूँ। मैं चप्पल, ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट में हूँ। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि हम ये शायद बिहार है, इट्स बिहार इन यू कि आप सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते हो। आप विश्वास रखते हो कि काम सॉलिड होना चाहिए, थॉट सॉलिड होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सुपरफिशियल है। तो ये जो पूरी जर्नी है, अगर आप अब मेरी पूरी कहानी सुनोगे, तो मुझे लगता है कि आप भी विश्वास करोगे कि हाँ यार, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, से यहाँ तक की जर्नी को मैं बेस्ट रिप्रेज़ेंट आप लोगों के समक्ष इसी रूप में करना चाहता था। मेरी इनिशियल एजुकेशन रामकृष्ण मिशन देवघर से हुई। ये एक गुरुकुल सिस्टम है, जहाँ आप लिटरली 5 बजे सुबह उठते हो, धोती कुर्ता पहन के मंदिर जाते हो, आप पूजा करते हो, वहाँ महाराज और सन्यासियों के बीच रह के आप पढ़ाई करते हो। जैसे हम लगभग 20 लोग एक ही हॉस्टल में, एक छोटे से हॉस्टल के ग्रुप्स में रहते थे, और ऐसे-ऐसे लगभग 100 एकड़ का कैंपस था, और हम उस हॉस्टल में सारे काम खुद ही करते थे। बहुत कॉमन से कॉमन बात ऐसी हो गई कि आपको अपने वॉशरूम्स तक की सफाई 2 बच्चों को हर रात उन 20 बच्चों के लिए करनी होती थी। इसका शुरू-शुरू में तो हम लोग काफ़ी घबराते थे कि ये कैसे हम करेंगे। मैं वहाँ पे 6th क्लास में गया था। बट इसका फ़ायदा ये हुआ थोड़े दिन बाद कि बाकी सारे बच्चे जो आपके साथ रहते हैं, वो उस वॉशरूम को खुद से ही क्लीन रखने लग गए कि रात को जब मेरे 2 दोस्त काम करने आएँ तो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो बहुत ही छोटा-सा लर्निंग यहाँ पे ये था कि कैसे अगर आप एक इकोसिस्टम में सेल्फ सर्वाइवल मोड पे रहते हैं, तो आप उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। वहाँ से मैंने लगभग मैं 10th काफ़ी अच्छे मार्क्स से वहाँ से निकला, और फिर मुझे 11-12 करने के लिए विशाखापत्तनम में स्कॉलरशिप मिल गई। वो भी एक बॉयज़ हॉस्टल था। उसका कल्चर डेफ़िनिटली थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज़ आप 11-12 में जब वहाँ जाते हो तो आप बहुत नए लोगों से जो डिफरेंट कल्चर से आके वहाँ पे जाते मिलते हैं, उनसे मिला मैं। मैं समझा कि अच्छा, बाकी स्कूल चलते कैसे हैं, कितने तरह के हॉस्टल्स होते हैं, कितनी तरह की बोर्डिंग्स होती है, कोएड प्लेटफ़ॉर्म्स क्या होता है। इनफैक्ट वो तो बॉयज़ था, बट वो सुन के मुझे लग रहा था कि यार ये कौन-सी दुनिया है जहाँ से ये लोग आए हैं, और कौन-सी दुनिया जहाँ मैं रह रहा था। प्लस 2 मेरी ख़त्म हो गई थी। मुझे क्या करना है ये मुझे क्लियर नहीं था। बट मुझे ये पता था कि यार मैं मेन स्ट्रीम कुछ इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं करूँगा जो बिहार में पेरेंट्स सोचते हैं। तो मैंने बोला यार मेरे दिमाग में कुछ है नहीं, इनके दिमाग में इंजीनियरिंग है, तो इनकी सुन के स्टार्ट करता हूँ। और ये इसी सोच के साथ मैं बैंगलोर पहुँचा, जहाँ मेरा अगेन एक 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 नए वर्ल्ड में एंट्री हुआ। वहाँ कोएड क्लासरूम जो मैं बता रहा हूँ, वो मेरा पहला कोएड क्लासरूम वो था। 70% अटेंडेंस भी होता है, भी एक अलग कॉन्सेप्ट था। मैं समझा कि जब 30% आज़ादी हमें है क्लास छोड़ने की। यहाँ से मेरी बैंगलोर की जर्नी शुरू हुई। यहीं पे मैंने स्टार्टअप एज़ ए कॉन्सेप्ट समझा मैं। मुझे लगा कि अच्छा, ये भी शायद एक फ़ील्ड है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैंने वो वर्ड सुना था, मैं उसमें कुछ डीप डाइव मैंने नहीं किया था। बट हमने देखा कि सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं कोई एक बिज़नेस कर सकता हूँ। हमने देखा कि टेक्स्ट बुक रेंटिंग एक कॉन्सेप्ट चल रहा था बैंगलोर में, बिकॉज़ हम भी उसके उसके पार्ट थे। पहला सेमेस्टर कॉलेज का खत्म होने के बाद हम अपने सारे बुक्स लेके लगभग सिटी के बीच में जाते थे, लगभग 10-15 किलोमीटर, और वहाँ जाके हम बुक वेंडर्स को बुक देते थे, और अगले सेमेस्टर की बुक्स एक सर्टेन रेंट पे लेते थे। और ये सेमेस्टर बाय सेमेस्टर हर कॉलेज, हर फ़ील्ड के लोग कर रहे थे। तो मैं और मेरे फाउंडर फ्रेंड है शाश्वत, उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आया कि यार, ये सारे ही लोग वही बस लेके उसी दुकान पे जाके वही किताबें एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यार इनके बदले हम कर लेते हैं। तो कांसेप्ट बहुत मतलब कि दोस्तों के बदले मैं चला जाता हूँ या तुम चले जाओ, और ये आइडिया पे उन्होंने सोचना शुरू किया, और वहाँ पे मैं उनके साथ जुड़ा। तो वो मेरा बिज़नेस के फ़ील्ड में, स्टार्टअप के फ़ील्ड में,
एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में एंट्री थी। तो वहाँ से टैटिनर शुरू हुआ और हम कॉलेज के फाइनल ईयर तक आए और इस बीच में हम लगभग 100 ऑर्डर डेली डिलीवर करने लग गए थे। मैं डिलीवरी ऑपरेशंस करता था। तकरीबन ऐसा भी समय था जब 200-300 किलोमीटर दिन में हम बाइक चला के डिलीवरी भी करते थे और रात को आके उसकी इन्वेंट्री मैनेज करते थे, पैकेजिंग करते थे। आई थिंक सेकंड ईयर कॉलेज में पहली बार एक एक मैडम से मुलाकात हुई। डेफ़िनेटली वहाँ से एक 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 हमारी लव स्टोरी शुरू हुई और ये अच्छा चल रहा था। एक तरफ हम स्टार्टअप कर रहे थे, एक तरफ चीज़ें भी बैंगलोर के हिसाब से कॉलेज में मैं सेट था। मेरे मेरे पास का इकोसिस्टम सॉर्टेड था, 2-4-5 दोस्त है, एक गर्लफ्रेंड है, एक बिज़नेस जो करना चाह रहा है वो कर रहा है, कॉलेज ने इंक्यूबेशन सेंटर दे रखा है। तो मेरे हिसाब से लाइफ़ सेट थी वहाँ पे। वहाँ से कॉलेज जब खत्म होने को आया तो टैटिनर्ड्स बंद हुआ। अ, सबके पेरेंट्स का प्रेशर था कि एक जॉब लो और मेरे किस्मत थी कि मेरे ग्रेड्स वगैरह भी ठीक रहे ओवरऑल, चाहे मैं वो स्टार्टअप भी करता बट फिर भी मेरे ग्रेड्स वगैरह ठीक थे। तो मेरी इलेक्ट्रिकल के कोर में जॉब लगी। मेरा स्ट्रीम भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स था। न्यू हॉरिज़न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैं पास आउट किया 2016 में। तो मेरी कोर में जॉब लग गई, जो उस वक़्त अपने डिपार्टमेंट के 3 ही लोगों की लगी थी और बिहार में ये मेरे पेरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी बात थी कि 2016 पास आउट हुआ है और अब हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है, अब ये हमें पैसे-वैसे देगा, हमारी ज़िंदगी सॉर्टेड है। तो यहाँ पे 6 महीने नौकरी करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कम्फ़र्ट जो है वो थोड़ा-सा मुझे डल शायद बना रहा है और मैं ये नहीं करना चाहता। मुझे लगा कि नहीं यार, लाइफ़ ऐसी नहीं होती है, लाइफ पुराने वाली ही होती है, जहाँ पे आप चीज़ें कर रहे हो, चीज़ें बदल रहे हो, रोज़ लोगों से मिलके फ़ील कर रहे हो कि यार ये इम्पैक्ट आपने लोगों में ले आया है। जो शायद आज मैं काम कर रहा हूँ, इम्पैक्ट इसका भी होगा, लेकिन इसका कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जिसमें मैं बहुत ही माइन्यूट सा पार्ट हूँ। और यही कारण था कि जहाँ पे पूरी दुनिया को लग रहा था कि मैं बिल्कुल कन्वेंशनली सही जगह पे हूँ और मैं सच बोलूँ तो सही जगह पे था भी। बट मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, जो एक स्टार्टअप या एक एंटरप्रेन्योरशिप का सीड आ चुका है, ये फीलिंग इन सबको सुपरसीड कर जाएगा। तो मैंने सबसे पहले ये बात अपने पेरेंट्स से करी। इंस्टेंट रिएक्शन था कि ये सब बेकार की बातें हैं, चुपचाप फ़ोकस करो, अभी अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हुई है, बहुत संघर्ष है आगे। अम, मैंने बोला ठीक है, 1-2 महीने और चला बट मुझे ये सेंस तो हो रहा था कि मैं शायद सही डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ी है, मुझे बहुत मज़ा नहीं आ रहा है ये काम करने में। फिर मैंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड से करी, मैंने बोला कि यार मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगा। उसके लिए भी ये सोचना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि नहीं फिर क्या करोगे? मैंने बोला कि यार मैं कुछ तो और करूँगा। उसने मेरा स्टार्टअप वाला फ़ेज़ भी देखा था कि मैं कैसे जब काम करने जाता हूँ तो मैं वही करता रह जाता हूँ। अब जो भी रीज़न रही हो वो बहुत खुश नहीं थे। मैंने बोला कि देखो यार, एक मेंटल सपोर्ट मुझे तुमसे लगेगा। वो मेंटल सपोर्ट दे देना, बाकी मैं सब कुछ पुल कर लूँगा। अ, उन्होंने ना खुल के हाँ बोला, ना खुल के ना बोला, शायद वो ना बोली, मैं हाँ समझा। मैंने उनके मेंटल सपोर्ट में जॉब छोड़ दी। 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो तो मैंने बोला कि भई पेरेंट्स तो ऐसे भी बात कर नहीं रहे। वहाँ का चैप्टर ऐसे भी क्लोज़ है, वो तो सुन के ही खत्म हो रखे हैं। मैडम ने भी छोड़ ही दिया है। तो इस समय एक्चुअली तुम काफ़ी फ्री हो कुछ भी करने के लिए, बिकॉज़ कोई देखने, समझने वाला, सुनने वाला तो है नहीं। थोड़ा-सा डार्क फ़ेज़ था वहाँ पे, मैं थोड़ा डिप्रेशन मोड में चलने जाने लग गया कि मैंने क्या ऐसा किया कि ये सडनली सारी चीज़ें दिमाग से ना फ्लिप हो रही हैं, सब कुछ उल्टा चलने लग गया। मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने उनसे भी काफ़ी बात करने की कोशिश की कि आखिर क्या रीज़न हुआ कि ये सडनली तुम, बिकॉज़ ये बता पाना भी बहुत ऑफ सा है कि कोई आपको ये नहीं कहेगा कि चूँकि तुम लाइफ़ में कुछ खुद का करने की सोच रहे हो या तुम लाइफ़ में जॉब के लिए क्लियर नहीं हो, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो वहाँ से मुझे बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, इनफैक्ट रिस्पॉन्स नहीं ही आया, एक एब्सोल्यूट कट था सडनली। मुझे लगा कि नहीं यार सौरभ, इससे तो तू बेटर कर सकता है, मतलब ये करने के लिए तू गुरुकुल नहीं क्रैक किया, ये करने के लिए तूने स्कॉलरशिप नहीं क्रैक करी, ये करने के लिए तू इनफैक्ट सस्टेनेबल, बिकॉज़ मेरे दिमाग में कहीं न कहीं था कि यार चल, बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ और मैं सच में एवरेज भी नहीं हूँ, मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ कि मैं एवरेज से ऊपर रहूँ, तो वो जस्टिस अपने आप को देना बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं शाश्वत बोला कि चल यार फिर काम शुरू करते हैं। और वहीं से शुरुआत हुई मामेटो की। जब मामेटो के शुरुआत की बात आई कि कैसे करना है शुरुआत, तो मुझे याद है कि हमने सोचा कि ₹14,000 थे हमारे पास, ₹14,000 सेविंग्स अकाउंट में थे कि यार 14,000 डालने हैं, इतना ही पैसा है। तो हमने 14,000 को भी ऐसे स्प्लिट किया
कि हमें 2 चेयर्स चाहिए होंगे जहाँ पे हम बैठ के काम कर सकें। यही और हमें ये ऑफ़िस सेटअप डे 1 से इसलिए चाहिए था कि यार हमें एटलीस्ट फ़ील होना चाहिए कि हम कहीं हमने कुछ तो छोड़ के आए हैं, हमें वो उस घर में बैठ के ना ऑपरेट नहीं कर सकते हैं हम। तो हमने ₹7,000 कोवर्किंग स्पेस को डिपॉज़िट दिया, ₹7,000 अगले मंथ का भाड़ा दिया। हमने बोला कि देखो सर, 1 तारीख तक हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे जिससे कि आपको अगले मंथ का भाड़ा हम दे सकें। एंड कोवर्किंग वाले ने भी सपोर्ट इस पे किया और आई थिंक वहाँ से ही ये बूटस्ट्रैप की कहानी शुरू हुई कि हम हर महीने यही एम करते थे कि अगले मंथ का रेवेन्यू आ जाए, हमारा रूम रेंट आ जाए, हमारा कोवर्किंग का भाड़ा आ जाए और 1 या 2 लोग हम अपने साथ जोड़ सकें। और आई थिंक पहले 6-8 महीने इसी दौड़ में लगे रहे। हम कुछ अलग-अलग सर्विसेज़ देते थे, हम डिज़ाइनिंग भी करते थे, डेवलपमेंट भी करते थे। जो हमें लग पाया हम सब करते गए बिकॉज़ उस समय सर्वाइवल एक बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन सबकॉन्शियसली ये होता गया कि वो थॉट प्रोसेस डीप होता गया कि यार प्रॉफिटेबिलिटी हर महीने आनी चाहिए, कंपनी हर महीने ग्रो करनी चाहिए, नथिंग टू लूज़ ऑल टू गिव एटीट्यूड से। एंड आई थिंक ईज़ी नहीं था। मुझे याद है कि अ, हमने जो कोवर्किंग स्पेस लिया था उसको लेने का सबसे बड़ा कारण यही था कि चाय और बिस्किट वहाँ फ्री था। तो हमने बोला कि यार एक टाइम का खाना तो हम मैनेज इसी से कर लेंगे, बाकी आगे देखते हैं। और हम फिर एक्सप्लोर करते थे अलग-अलग अड्डे की कहाँ खाना-वाना खाएँ। हम शाश्वत प्रभात 3 लोग थे बिगिनिंग में। तो मुझे याद है कि एक होटल एकदम हमारे वर्किंग स्पेस के सामने था, जहाँ पे ₹40 के 2 पराठे मिलते थे। आलू पराठा हमारा डिफ़ॉल्ट एक खाना था और एक 3 किलोमीटर आगे था जो ₹35 में 1 पराठा देता था। लेकिन सफिशिएंट कि आप उसको खा के वापस आओ और फिर 1 कप चाय और 5 क्रैक जैक पियो तो कंपेंसेट हो जाएगा। तो हम बोलते थे कि यार देख, वो 120 डालने से अच्छा चल 3 किलोमीटर चलते हैं। टाइम है अपने पास, हमें वापस आके काम ही करना है। 35 वाला ही लेते हैं। मुझे याद है कि 4 किलोमीटर आप ₹15 बचाने के लिए हमने हमने चला है। एंड मैं खुश हूँ कि मैं चला बिकॉज़ मुझे लग रहा है फाउंडेशनली कि कंपनीज़ ऐसे ही बनती हैं। आसान नहीं है। चाहे आप कोई भी कंपनी रन करो, चाहे आप फंड लेके कंपनी रन करो, चाहे आप खुद के पैसे से रन करो, कंपनी बनाना इज़ अ टायरिंग जॉब। तो वो एक टाइम था। मुझे ये भी याद है कि हम प्रपोज़ल्स लेके जाते थे ना ब्रांड से मिलने के लिए। तो एक ब्रांड के ऑफ़िस में गया, तो मैं बाहर बैठा था, इंतज़ार कर रहा था और किसी और कंपनी का एक और बंदा उस रूम से बाहर निकला और मैंने देखा कि उसने एक बड़ी अच्छी अरमानी की टाई लगा रखी थी। मैं उस मीटिंग के अंदर गया। मेरा तो लैपटॉप भी चार्जर के साथ ही चलता था। मैंने लैपटॉप प्लग किया उसमें, सामने कुछ 6-7 लोग बैठे थे। तो बोले, "क्या कर रहे हो?" मैंने बोला, "सर लैपटॉप चलता नहीं है ऐसे तो मैं लगाता हूँ।" तो मैंने स्टार्ट ही करा, बोला कि सर जितने की सर जो निकले थे उनकी टाई थी उतने का तो मेरा प्रपोज़ल है। अब अब आपको अगर लगता है कि मुझे ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट की, तो आप मुझे प्रोजेक्ट दीजिए। ये इसलिए मत दीजिए कि मैं कोई अलग फैंसी यहाँ से आया हूँ, बट इसलिए दीजिए। प्रपोज़ल नहीं मिला। 4 साल बाद उस कंपनी का हमने फिर किया। 4 साल बाद वो घूम के आए, उन्होंने बताया कि हमने ये काम किया था और वो नहीं हुआ है एंड तुम करो और हमने उसका काम किया। तो ये चीज़ें सोचता हो जाता है कि यार जर्नी टफ थी उस समय, बट शायद उस समय ये रिली रियलाइज़ नहीं होता आपको ना, जब आप काम कर रहे होते हो, जब आप उस बनाने के ज़ोन में होते हो, तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ें होनी ही हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल है लाइफ़ की। आज मैं जब पीछे पीछे देखता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि मैं कैसे कर लिया, मतलब अगर आज मुझे कोई बोलता है यार सौरभ वो तुम फिर कर लोगे क्या? मतलब कि वो माइंडसेट लेके आना, उस माइंडसेट में इतने साल तक रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, कि कैसे लोग ऐसा कर लेते हैं। मैं खुद अपने आप को सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार सौरभ मैंने कैसे ये कर लिया? आज अगर मैं देखता हूँ तो 5 साल हो गए हैं और हम आज मामेटो लगभग इस साल 20-25 करोड़ का रेवेन्यू करेगी और अगले हम देख रहे हैं कि अगले 5 सालों में हम 100 करोड़ की कंपनी आराम से बन सकते हैं। हमने 3 लोगों से उसको शुरू किया, आपस के लोग दोस्त थे और वहाँ से बढ़ते हुए आज 100-120 लोग के आसपास की स्ट्रेंथ पे हम पहुँच गए हैं, जहाँ हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं। बट ये सब कुछ 100% बूटस्ट्रैप थॉट प्रोसेस से चलता गया कि आपको मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर ग्रो करते जाना है और ग्रो का मतलब सिर्फ पैसे बढ़ाना नहीं है, ग्रो करने का मतलब रेवेन्यू बढ़ाना है, ब्रांड बढ़ाना है, लोग बढ़ाना है, इम्पैक्ट बढ़ाना है। सबसे साधारण शब्दों में बोलूँ कि मार्मेटो कंपनी करती क्या है? तो अगर आपको अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है,
तो उसको स्टार्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीज़ें लगेंगी, मामेटो उसको प्रोवाइड करता है, उसको डेवलप करता है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात करूँ कि मामेटो क्या करता है, इसको अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल ये होगा कि लेंसकार्ट का एक्वा लेंस, अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास आया कि हमें लेंसेज़, कॉन्टैक्ट लेंसेज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनलाइन बेचना है, तो हम उसकी टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, वो कैसे बनेगा, क्या सिस्टम्स प्लेस में आएँगे जिससे कि ये मॉडल सक्सेसफुली मार्केट में जाएगा, लोग इसको यूज़ भी करने लग जाएँगे और इसके थ्रू ट्रांज़ैक्शंस होना शुरू होगा। इसके पीछे की प्लानिंग, इसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पीछे टेक्नोलॉजी, इसके पीछे क्या प्रोसेसेस लगने हैं, ये सारी ज़िम्मेदारी मामेटो की होती है। तो आपको मुझे आके बताना है कि सौरभ, मैं एक www.saurabh.com नाम की साइट ऑन करना चाहता हूँ, जहाँ से मैं लेट्स से घड़ियाँ बेचना चाहता हूँ। तो सौरभ वो सब कुछ करेगा पीछे बनाने के, जिससे कि आपके कंज़्यूमर्स आपके पास जाएँ, saurabh.com सर्च करके घड़ियाँ देखें, उसको शॉप करें और वो घड़ी उनके हाथ में आ जाए। टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ आप सोच पाते हो आज, वो समझो सब कुछ मेरे कंपनी आपको हेल्प करती है बनाने में। जिन ब्रांड्स को हमने हेल्प किया है इन सब चीज़ों को करने में, उसके कुछ नाम अलग-अलग कैटेगरीज़ के हैं। जैसे मैंने बताया आपको एक्वालेंस है, जैसे आपको बताया मैं बोरोसिल है, एम कैफ़ीन है, वंडर शेफ़ है, स्पेसेस है, यूएस पोलो है, ब्लैकबेरीज़ हैं। अ, ऐसे जितने भी आप स्टोर्स देख पाते हैं आज जो ई-कॉमर्स पे एक अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं इंडिया में, 80% पे मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कहीं न कहीं मामेटो का एक कंट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्टेज रहा है उनको।